डॉक्टर मधुबाला से निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी नौजवान आए हैं जो नई पीढ़ी के, वो विनोद जी को नहीं जानते हैं, थोड़ा सा उनका परिचय लोगों का फिर से चित्रनगरी संवाद मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। विनोद दास जी का जन्म बाराबांकी उत्तर प्रदेश के कमौली गांव में 10 अक्टूबर 1955 को हुआ। इनकी शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में MA किया और पुस्तकों में इनका जो कविता संग्रह है खिलाफ, हवा से गुजरते हुए, वर्णमाला से बाहर, गुजार, पतझड़ में प्रेम, उपन्यास है सुखी घर सोसाइटी, कहानी संग्रह बीच धार में, सिनेमा पर एक पुस्तक है भारतीय सिनेमा का अंतःकरण, आलोचना पर एक किताब है इनकी कविता का वैभव और सृजन का आलोक, साक्षरता और समाज, अंग्रेजी में अनुदित कविताओं का चयन द वर्ड ऑन द हैंड का अनुवाद, कैमरा मेरी तीसरी आंख, विश्व की कहानियों का अनुवाद, सरहद पार के महान कथाकार, विदेशी कविताओं का विपुल अनुवाद आपने किया है। संपादन अंतर्दृष्टि पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया है भारतीय भाषा परिषद की मासिक पत्रिका जो है वागड़ का संपादन कार्य आपने किया है। और पुरस्कार की बात करें तो युवा पुरस्कार के अंतर्गत भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1986 में, श्रीकांत वर्मा सम्मान 1996 में, केदारनाथ अग्रवाल सम्मान 2000 में और शमशेर सम्मान 2003 में। तो ये बहुत बड़ा था परिचय, तो थोड़ा सा मैंने छाट करके आप सभी को बताया और बीच बीच में तो सर बताते रहेंगे। तो आपने मुझे परिचय देने के लिए सुना, उसका बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर। ज्ञानपीठ का युवा पुरस्कार मिला था। विनोद जी का पहला काव्य संग्रह आया था तो ज्ञानपीठ ने उसे सम्मानित किया था। तो हम लोग जो है ज़्यादातर लोग विनोद जी को कवि के रूप में जानते पहचानते हैं, लेकिन अभी परिचय से आपको मालूम पड़ गया कि गद्य में कितना खूबसूरत दखल रखते हैं और जो है उपन्यास भी प्रकाशित हुआ, कहानियाँ भी प्रकाशित हुई, तो संपादन भी किया। ये सारी जो कलाएँ हैं, इन कलाओं के ऊपर बाद में आप कोई सवाल करना चाहेंगे विनोद जी से तो वो आपको जवाब देंगे। तो मैं विनोद जी की जीवन संगिनी विनीता जी से यह अनुरोध कर रहा हूँ कि इस किताब के एक अंश का पाठ करेंगी आप सबके सामने। तो विनीता जी आप पधारिए और इस किताब के साथ। सर्वाधिक लोकप्रिय कथाकार गौरापन शिवानी का घर लखनऊ कॉलोनी में मैं खोज रहा था। वहाँ उतना ही उम्मीदा सन्नाटा पसरा था जितना अभिजात्य कॉलोनियों में अक्सर होता है। मौसम में धूप छाँव की लुका-छिपी चल रही थी। सामने बादल कनखियों से पृथ्वी से रोमांस कर रहे थे। उमस की चींटियाँ देह पर दौड़ लगा रही थी। तब मुझे यह नहीं पता था कि इस कॉलोनी में ज़्यादातर सरकारी अधिकारी रहते हैं। मेरे पास शिवानी जी के घर का पता भी नहीं था, बस किसी से सुना भर था कि वह गुलिस्तान कॉलोनी में रहती हैं। सोचा था कि कॉलोनी पहुंचने पर इतनी लोकप्रिय लेखिका के घर कोई भी पहुंचा देगा। उन दिनों लेखकों को लेकर मैंने अपने अंतर्मन में ऐसी ही कुछ रोमानी दुनिया बना रखी। एक आध बंगले पर लगे लोहे का गेट टनटनाया भी, एक आध के गेट खोलकर कॉलबेल बजाई। कहीं से घर का कोई अनुचर निकला तो कहीं से कोई महिला या बुजुर्ग। हम सगर कथाकार शिवानी जी के घर का पता पूछते, अफसोस न कहकर उनके सिर हिल जाते। कई तो पहले हमें ऐसे देखते गोया हम चोर चक्के या किसी कंपनी का सामान बेचने वाले एजेंट होंगे। निराशा की बदली चेहरे पर डेरा डाल चुकी थी, भूख भी लगाई थी। एक पंप स्टेशन के पास घास पर बैठकर बाराबंकी से 60 में लाए पराठे खाने लगा। पास में एक माली अपने गमछे से पसीना पोंछ रहा। अपने देहाती मिजाज के चलते मैंने उससे भी शिवानी जी की बात छेड़ी। जब तथाकथित पढ़े लिखे शिवानी जी को नहीं जानते थे तो वह भला कामगार मानुस क्या जानता। मैंने उनका पूरा नाम दोहराया।
गौरा पंत शिवानी बड़ी लेखिका है। उसके कानों में पंत शब्द पढ़ते ही शायद उसकी स्मृति में कुछ हलचल हुई। गमछा अपने सिर पर बांधते हुए उसने बताया कि शिक्षा विभाग में एक अफसर पंत थे। वे कुछ अर्सा पहले गुजर गए हैं। हाँ, उनकी बेवा अभी भी वहाँ रहती है। यह वह दौर था जब कथाकार शिवानी जी के उपन्यास हिंदी के लोकप्रिय साप्ताहिक धर्म और साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिकाओं में धारावाहिक रूप से चलते थे, जिनकी प्रसार संख्या लाखों में थी। हिंदी भाषी मध्य वर्ग के ड्राइंग रूम में या ट्रेन यात्रा के दौरान हाथों में इन हिंदी पत्रिकाओं का होना पढ़े लिखे होने का प्रमाण होता था। कहना न होगा कि इन पत्रिकाओं में महीनों पहले से ही शिवानी के उपन्यास या कहानी के प्रकाशन की घोषणा होती थी, जिनके लिए शहर के न्यूज़ हॉकर उन पत्रिकाओं के लिए अतिरिक्त अंकों का ऑर्डर पहले ही दे दिया करते थे। कहना न होगा कि शिवानी के पाठकों में सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की। साहित्य में अभिरुचि रखने वाली कॉलेज की लड़कियां अक्सर अपने खाली पीरियड में शिवानी की कथा के नायक नायिकाओं और उनके तमाम प्रसंगों को लेकर उत्साह से चर्चा करती थी। रानू, राजवंश और गुलशन नंदा की तुलना में शिवानी को पढ़ना बेहतर साहित्यिक अभिरुचि होने का द्योतक था। शिवानी की कथा नायिकाएं अक्सर गौरवर्ण, साहित्य संगीत प्रेमी, साहसी और आत्मसम्मानी होती थीं। उनकी प्रेमी पाठिकाएं उनकी कृतियों की नायिकाएं जैसे बनने के सपने भी देखती। शिवानी की कृतियों में पहाड़ के नज़ारे, रीति रिवाज और अफसाने सहज ही आ जाते थे। शिवानी की संस्कृत निष्ठ हिंदी में सहज तरल प्रवाह रहता, किंतु बोलचाल की भाषा से दूर होने के फलस्वरूप वह कुछ कृत्रिम सी लगती थी। उनकी कथा भाषा की यह कृत्रिमता मुझे असहज करती थी। एकाध रचनाओं के अलावा मैंने उनको ज़्यादा पढ़ा भी न था। यही नहीं, शिवानी का मुरीद पाठक न बन पाने का एक कारण और भी था। दरअसल 12वीं पास करने के बाद कथा साहित्य की प्रतिष्ठित पत्रिका सारिका पढ़ने का मुझे चस्का लग गया। फिर कुंवर नारायण, शेलाल शुक्ल और मुद्रा राक्षस की सोहबत से उन साहित्यिक पत्रिकाओं तक मेरी पहुंच सहज ही बन गई, जिनमें प्रकाशित कहानियों के कथ्य, संरचना, भाषा और संवेदना में रस बस जाने के बाद शिवानी के कथा साहित्य से स्वतः सहज दूरी बन गई थी। ऐसे में किसी के मन में यह घुमड़ सकता है कि फिर भी उमस भरी दोपहर में मैं एक बेचैन आत्मा की तरह बेपता उनका घर तलाश क्यों कर रहा था। कहना न होगा कि इसकी मुख्य वजह पूर्व साहित्य परिषद था। दरअसल बाराबंकी सरीखे छोटे कस्बे में किसी साहित्यिक संस्था चलाने की अपनी अड़चनें होती हैं। संस्था के साथियों को साथ लेकर चलने का हुनर इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। हमारी संस्था के अधिकांश साथियों का आधुनिक साहित्य से भी ठीक से कोई रास्ता नहीं था। हमारी पहली गोष्ठी सफल हो गई थी, जिसमें संयोग से जिलाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी से हमारे साथियों का हौसला बढ़ गया था। जिलाधीश R.S. टोलिया पहाड़ के थे। वह हुमायूं मूल की कथाकार गौरा पंत शिवानी को किसी कार्यक्रम में बाराबंकी आमंत्रित करने के लिए हमसे कई बार आग्रह कर चुके थे। हालांकि मेरी मानसिक बुनावट में शिवानी जी अट नहीं रही थी। वह जहाँ हाँ करके टोलिया जी को टाल रहा था, वहीं परिषद के साथियों को लगता था कि जिलाधीश की बात न मानकर मैं उनकी और उनके पद की अवमानना कर। मुझे साथियों के तकाजे का सम्मान करना था। उस दिन विश्वविद्यालय में अचानक हड़ताल हो जाने के कारण कक्षाएं स्थगित हो गई थीं और शिवानी जी से मिलने के लिए गुलिस्तान कॉलोनी में मैं दर दर भटक रहा था। माली से कुछ संकेत मिलने के बाद सहसा बूंदाबांदी होने लगी। शिवानी जी का फ्लैट ऊपर था, फ्लैट नंबर 66। घंटी बजाई, शिवानी जी सामने थी। गौर वर्ण, भरा पूरा चेहरा, गर्भ से उन्नत हाल। एक क्षण तो मैं उनके अभिजात के सौंदर्य को बस देखता ही रह गया। लग रहा था जैसे वह किसी राज परिवार से हो। इतना तेजस्वी गरिमापूर्ण चेहरा मैंने पहले नहीं देखा। हालांकि उनके अभिजात में चित्त में टिकने वाली साथी, एक विद्यार्थी पाठक समझकर
कर उन्होंने हमें भीतर बुलाया। उनके घर की साज सज्जा में कलात्मक चारुता थी। हमारे भीगे कपड़ों को लेकर चिंता जताकर उन्होंने एक साफ सुथरा तौलिया दिया। हाथ और चेहरा पोंछने के बाद बातों का सिलसिला चल पड़ा। मेरे अनुरोध पर शांति निकेतन के अपने लंबे प्रवास और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर से जुड़े उन्होंने कुछ प्रीतिकर अनुभव सुनाए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी चर्चा हुई। उनकी बेटी मृणाल पांडे के कथा साहित्य और शास्त्रीय संगीत में उनकी बैठ का जब मैंने जिक्र किया तो उनका चेहरा एक अलौकिक दीप्ति से जगमगा गया। दरअसल मृणाल पांडे का प्रख्यात शास्त्रीय संगीत की गायिका किशोरी अमोनकर पर पूर्व गृह पत्रिका में छपा लेख मैंने हाल ही में पढ़ा था। शिवानी जी ने खुलसकर बताया कि स्वयं उन्होंने भी शास्त्रीय संगीत सीखा है। वह रेडियो में कार्यक्रम भी देती थी, लेकिन पूरी बात ससुराल होने के कारण उन्होंने अपनी इस अभिरुचि को तिलांजलि दे दी। उनके चारों बच्चे प्रतिभाशाली हैं। मृणाल की नहीं, उनकी दूसरी बेटी इरा की भी लेखन और कला संगीत में रुचि और गहरी पकड़ है। लखनऊ में मैं किन साहित्यकारों को जानता हूँ, उनके इस सवाल के उत्तर में जब मैंने मुद्रा राक्षस, कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ल का जिक्र किया तो अचानक क्रोध से उनका दूध सा धवल चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, आप फिर उन्हें ही अपने कार्यक्रम में बुलाइए। वे लोग तो मुझे साहित्यकार ही नहीं समझते, आप भी नहीं समझते होंगे। उनके तमतमाए चेहरे को देखकर लगा कि अब शायद मेरा यहाँ आना निष्फल गया। कुछ क्षण में खामोश मुझे लगा कि इस क्षण एक भी गलत शब्द मुँह से निकल गया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे कहने का अर्थ वह कुछ का कुछ न लगा ले। फिर शिवानी जी की 2-3 कृतियों का हवाला देकर मैं उनके साहित्यिक अवदान का बखान करने लगा ताकि उनके क्रोध की आग ठंडी पड़ जाए। इसका जादुई असर पड़ा। कॉफी के झाग की तरह उनका गुस्सा बैठ गया। बहस की दलदल में पड़े बिना आज मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि कई बार गंभीर लेखक समुदाय अपने लोकप्रिय लेखकों के प्रति अत्यंत क्रूर बर्ताव करते हैं। मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उस दिन शिवानी जी के गुस्से के पीछे अवश्य ही अतीत में उनका कोई कटु अनुभव रहा होगा। काश इस प्रवृत्ति से बचा जाता। काश इस प्रवृत्ति से बचा जाता। जिस साहित्यिक परिदृश्य में ऐसा भेद होता हो, वहाँ समानता का ढिंडोरा चाहे जितना पीटा जाए वह खाली कनस्तर के बजने सरीखा होता है। लोकप्रिय साहित्य और गंभीर साहित्य के बीच ऐसी कोई लक्ष्मण रेखा खींचना साहित्य के स्वास्थ्य के लिए शुभकर नहीं होता। गोधूली के छुटपुटे में रोशनी और अंधेरे की तरह गंभीर और लोकप्रिय साहित्य एक दूसरे में खुले मिले रहते हैं। देखा तो यह गया है कि लोकप्रिय साहित्य की सीढ़ी पर चढ़कर बड़ी संख्या में पाठक बाद में गंभीर साहित्य के आस्वादक बनते हैं। शिवानी जी का शाब्दिक विस्फोट कुछ इस कारण रहा होगा। मुझे कुछ अनुमान था कि अमृतलाल नागर जी के लिए शिवानी जी के मन में आदर है। जब अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस पर आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता का प्रस्ताव मैंने किया तो उनके तने हुए चेहरे की रंगत थोड़ी और छिपी। अब समस्या उस किताब की उपलब्धता की थी। उन्होंने कहा कि नागर जी की यह किताब उनके पास नहीं है। विनीता जी आपके सामने जिस पाठ कर रही थी तो अंश था जो गौरव शिवानी पर लिखा है गुरु जी ने, और वो पूरा नहीं सुनाया उन्होंने और समय की बचत के लिए। और मतलब उसका योग बोले कि क्लाइमेक्स ये है कि वो जहाँ पर बाराबंकी बुलाया था वो जलसे में शिवानी जी गई और जो है बहुत शानदार जलसा हुआ उनकी उपस्थिति से। तो कुल मिला के ये बात है। तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे चरित्रों के ऊपर विनोद जी ने लिखा है। तो मैं विनोद जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो कुछ चुनिंदा करते हैं आपको भी सुनाएंगे और उसके बाद आप इनसे जो कुछ पूछना चाहेंगे उसका जवाब भी देंगे। नमस्कार। यहाँ पर
आबिद सुरती जी मौजूद हैं, सबसे वरिष्ठ 90 वर्ष के युवा। और मैंने अपने उपन्यास सुखी घर सोसाइटी का जो अंत किया है उसमें आबिद सुरती अंतिम प्रश्न और उसी के प्रसंग से ये उपन्यास खत्म होता है, जिसमें कि उम्मीद की किरण। तो आबिद सुरती एक तरह से उस उपन्यास की उम्मीद की किरण है, इसलिए मैं ये कविता जो आज सुना रहा हूँ एक तरह से उन्हीं की प्रेरणा और उनकी चर्चा कर रहा हूँ। तो वो उपन्यास मैं अभी दे नहीं पाया। मैं जब भी मिलता हूँ सोचता हूँ कि आपको दूंगा, कम से कम आपके पास रहे, ये प्रमाण रहे कि उसमें आपका उल्लेख बहुत ही आदर के साथ, और ख़त्म भी यहीं से होता है। मतलब एक आपके पसंद से ही वो जा रहे हैं और उनके हाथ में एक बैग है और जो नल का ठीक करते हैं, क्योंकि मीरा रोड में पानी की समस्या है और उस समस्या पर केंद्रित पूरा उपन्यास है। तो पूरा मुंबई पर, जैसा कि हमारे मित्र जिन्होंने मुंबई पर अभी किताब लिखी है उसमें शायद इसका उल्लेख भी है, तो विक्रांत जी, जो राजेश विक्रांत जी ने शायद मुंबई का। वो मुझे बहुत खुशी है कि इसका मैं यहाँ सुनाता रहा हूँ, ये अवसर मिलता रहा है, कोई नई बात नहीं है। आज ये हो सकता है कि एक कविता पहले सुनाने का अवसर मिलता था, आज 5-6 कविताएँ सुनाएंगे और आप लोग सुनिए, कोई नई बात नहीं। अलग अलग तरह की कविताएँ हैं, आप लोग देखें जैसा भी लगे। कैसी कविताएं ज़्यादा पसंद आती हैं, मैं उसी तरह की कविताएं सुनाऊंगा। आप अपनी पसंद की सुनाइए। दागी आलू, दागी आलू, छिलकों के साथ मैं फेंकने जा रहा था दागी आलू, छिलकों के साथ मैं फेंकने जा रहा था दागी आलू। वह आई और उसने एक एक करके चुन लिए सब दागी आलू। वो आई और उसने एक एक करके चुन लिए सब दागी आलू। फिर उसने काट कर अलग किया उनका वह हिस्सा जो सड़ा था। फिर उसने काट कर अलग किया उनका वो हिस्सा जो सड़ा था। फिर उसने काट कर अलग किया उनका वो हिस्सा जो सड़ा था। मैं शर्मिंदा था, आलू का एक बड़ा हिस्सा अच्छा और बेदाग था। मैं शर्मिंदा था, आलू का एक बड़ा हिस्सा अच्छा और बेदाग था। मुझे लगा कितना कुछ बचाया जा सकता है इस तरह इस पृथ्वी पर। स्त्री, बिंदी उसके भाल पर चमकती रहती है रक्ताब सूर्य की तरह। बिंदी उसके भाल पर चमकती रहती है रक्ताब सूर्य की तरह। बिंदी एक घर है और ये घर हर पल उसके साथ रहता है। हर दिन स्नान से पूर्व वो उतार देती है बिंदी और चिपका देती है स्नान गृह के दरवाजे। हर दिन स्नान से पूर्व वो उतार देती है बिंदी और चिपका देती है स्नान गृह के दरवाजे। फिर वो पहले जैसी नहीं रह जाती। फिर वो पहले जैसी नहीं रह जाती। ना कुछ पल जैसी माँ, ना कुछ पल जैसी बहू, ना कुछ पल जैसी पत्नी। वह एक स्त्री बन जाती है, सिर्फ एक चिर युवा स्त्री। जल स्पर्श से रोमांचित, जल स्पर्श से रोमांचित यह स्त्री एक दरवाजे के भीतर बंद है। मैं शर्मिंदा हूँ, ये मेरी स्त्री है। एक नई पहचान की
मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं दरवाज़ा खोलना चाहता हूँ। कुछ अलग तरह की भी कविताएँ सुनाते हैं। एक इधर फादर्स डे हुआ था, पिता और बेटे के संबंध पर है। उसका नाम है मे आई कम इन सर। प्रतिदिन दफ्तर से विदा लेने से पहले पारदर्शी केबिन की कुर्सी पर वे अपने पुत्र के विराजने की कल्पना कर मुदित होते थे और उसे पब्लिक स्कूल के देसी संस्करण में पढ़ाने के लिए वापसी बेला में अक्सर सब्जी की कटौती करते थे। नहीं आ रही प्रतिदिन दफ्तर से विदा लेने से पहले पारदर्शी केबिन की कुर्सी पर वे अपने पुत्र के विराजने की कल्पना कर मुदित होते थे और उसे पब्लिक स्कूल के देसी संस्करण में पढ़ाने के लिए वापसी बेला में अक्सर सब्जी की कटौती करते थे। जब अफसर डांटता तो वे डांट कुछ कम सुनते, अफसर की फर्राटी अंग्रेजी पर मुंह होकर उसमें अपने पुत्र का चेहरा ज़्यादा देखते थे। 27 बरस बाद सब्जी की कटौती देसी पब्लिक स्कूल को अर्पित करने के बाद 27 बरस अफसर की अंग्रेजी डांट धैर्यपूर्वक सुनने के बाद सेवानिवृत्त पिता 27 बरस बाद बांटना चाहते हैं हाल में बने अपने अफसर पुत्र से मन की व्यथा। किंतु जब वो देखते हैं उसका पाषाणवत भावहीन चेहरा, मुझे लगता है वो एक पारदर्शी केबिन में बैठा है और वो बाहर से बार बार पूछ रहे हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, और वो अपनी ऐनक ही ऊपर नहीं उठाता। लोगों ने साध्वी देखा होगा, बहुत सारी साध्वी, उन पर एक कविता है। हल्के रंग के परिधान में अपने कई हमसफरों के साथ सूखी रोटी सी मरियल पुस्तक मेले के एक साफ सुथरे छोटे स्टॉल पर वह खड़ी है शताब्दियों से। उसके चेहरे पर है न कोई कामना, न कोई उहल, न कोई रोमांच, जैसे सूख गया हो कोई कुआं और छा गई हो उसके मुहाने पर उदासी की घास। सब कहते हैं उसे साध्वी, सब कहते हैं उसे साध्वी, कहती हैं उसकी सूखी आंखें चीख चीख कर साध्वी नहीं मैं एक स्त्री हूँ। मेरे भी उन्नत वक्षों में होती है सुसुराहट, रजस्वला होती हूँ हर माह, मेरे भी गर्भ में मचा सकते हैं उधम नन्हे नन्हे दो पाँव। नहीं सुनता उनकी चीख, दुनिया इन तमाम चीखों से भरी पड़ी है, बेहिसाब ऐसी गलतियों से भरी, करता नहीं जिसे कोई ठीक। पिता, भाई, चाचा, दोस्त हो गए हैं उसकी वजूद के भीतर। वो लड़का भी शाम के जुटते में जिसने चूमा था गर्दन के पीछे उसके पूरे हिस्से, लेकिन वो थोड़े से भी नहीं खोजती उन्हें। न जाने कब कोई पुकार ले उसे उसके पुराने नाम से। खेती भी साथ में नाम बदल देती है। पुराना नाम सुनकर वो हौले से दबाती है अपनी नई देह की सिरहन। धर्म ग्रंथ बेचते हुए जब कोई पुरुष भंगिमा करती है उसे बेचैन, क्रोध से कांपने लगता है उसके गले में लटका धर्म चिन्ह और वो छटपटाने लगती है दो पल्लों के बीच किसी तितली की तरह। वो साध्वी नहीं, चलती फिरती एक देह है, खोजती हुई अपनी आत्मा इस मायावी दुनिया में। बलात्कार की बहुत
बलात्कृता का हलफनामा नाम की एक कविता है। मैं चाहता हूँ, इसकी लंबी है, ध्यान रखेंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, इस समय मैं कतई नहीं रोऊंगी। आंसू बहाकर मैं भीगी माचिस नहीं बनना चाहती। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, इस समय मैं कतई नहीं रोऊंगी। आंसू बहाकर मैं भीगी माचिस नहीं बनना चाहती। अपनी बेतरतीबवार जिंदगी के कुछ बेतरतीबवार बताना चाहती हूँ। प्यार से नहीं, भूल से पैदा संतान के लिए, प्यार से नहीं, लड़कियां हमेशा भूल से पैदा होती हैं। प्यार से नहीं, भूल से पैदा संतान के लिए खतरा अधिकतर आसपास होता है, और इसकी शुरुआत बहुत पहले मेरे घर से ही हो चुकी थी। अक्षर ज्ञान के पहले से ही मैं पढ़ने लगी थी। नेत्रहीनों की तरह कामातुर स्पर्श, जब मामा, चाचा, सौतेले भाई रिश्तों की आड़ में बन जाते थे मर्द। जलेबी, लेमन जूस या अंधेरे के खेलों के खतरों का मुझे तो क्या, मेरी माँ को भी तब तक पता न चलता जब तक उल्टियाँ नहीं होती या खून से लथपथ नहीं मिलता मेरा अंतर्वस्त्र। क्या ये वासना थी? क्या ये वासना थी? वासना क्या होती है? इतनी अल्पायु में भला मैं क्या जानती? जैसे नहीं जानती थी वो पागल स्त्री जो उभरे बड़े पेट के साथ देश के हर शहर में किसी चौराहे के पास झूठे पत्तल चाटती हुई मिली जाती। बस जब वह छूते तो लगता कि कोई छिपकली मेरे अंगों पर रेंग रही है, नितंबों पर चिकोटियाँ काट रही हैं चीटियाँ। बस ट्रेन की भीड़ में, मेले बाजार की धक्का मुक्की में वह बिलबिलाते पिचट्टे की तरह मुझे छूते छूते सरसराते केंचुए की तरह। बलात्कार सिर्फ लिंग से ही नहीं होते, आंखों से भी होते हैं। सृष्टि में सबसे अधिक बलात्कार कल्पना में होते हैं। इनके अनंत चेहरे थे। कोई गणित ट्यूटर के वेश में आता, अखबार के बहाने नोचने लगता वक्त, तो कोई संगीत गुरु तबले की तरह बजाने लगता मेघुटे। कोई तरक्की का झांसा देकर केबिन में चला लौटा हूँ, कोई अभिनेत्री बनाने का लालच देकर खेलता देह प्रेम का खेल। बाबा फकीरों की बात ही अलग था। बाबा फकीरों की बात ही अलग थी। संतान सुख देने के बहाने उतार देता था अंग से पूरे वस्त्र। शौहरत के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, अवमानना का मुकदमा चल जाएगा। न्यायालय भी देता है शौहर को बलात्कार की छूट। जलती सिगरेट के दाग की तरह मेरी आत्मा पर है इनके दंश के इतने पक्के निशान जो अंतिम समय मेरी अस्थियों के साथ जाएंगे। दलित सखियों के बारे में क्या कहूँ, कांपता है कलेजा। वह सखियाँ ऊंची जातियों के लिए नापदान है, फिर भी आम की मुक्त चटनी से भी ज़्यादा सवर्णों को लगती है इनकी देह चटपटी। खेत खलियान में रौंदने के लिए वह उनकी केल बिस्तर है। ना नुकुर या चू चरा करने पर उनके शोध का सामान। आपके किताबी लफ्ज़ों में कहूँ तो इनकी खामोश चीखों से लिखा जाता है उनके वर्चस्व और पौरुष का इतिहास। गाय से भी कम है इनका महत्व। वो चाहे घर में झाड़ू पोछा करके छमिया हो या फसल काटती धनिया। अक्सर थाने के बाहर छटपटाकर तोड़ देती है दम। इनकी शिकायत अक्सर थाने के बाहर छटपटाकर तोड़ देती है दम। हुज्जत करने पर लाखों में पिटते हैं नाते रिश्तेदार। मंद मंद घिनौनी मुस्कान के साथ कचहरी में पूछते वकील जज ऐसे घनिष्ठ सवाल गोया भरी सभा में आईने के सामने फिर से किया जा रहा शाब्दिक बलात्कार। कोई
कुलक्षणों का साथ नहीं देता है, न पंचायत न राजनीतिक दल। इनके लिए राजधानी की सड़कों को कोई मोमबत्ती मार्च भी नहीं निकालता। टीवी अखबार के संवाददाता भी महामहिम या अभिनेता के फोटो शूट में रहते जैसे। वह सांसद भी रहते चुप, जो संसद में छाती पीटती थी एक गर्भवती हत्ती के मरने पर। मैं आपको कुछ समझने लगी हूँ। आप केवल देखना चाहते हैं मेरी आंखों में डर का कांपता पानी। मेरी आज़ादी आपके डर के भीतर कैद है, चाहे मेरी पोशाक हो या नौकरी या स्कूल का वस्त्र। मन से शादी या प्रेम का जिक्र करना तो मेरे लिए कुफ्र है। इसके लिए आपकी पंचायतें बांटती ही रहती हैं चरित्रहीनता का प्रमाण। मैं जानती हूँ शौचालय में मेरी गंदी गंदी तस्वीरें बनाकर, गंदी गंदी गालियाँ नवाज कर तोड़ना चाहते हैं आप मेरा मनोबल। अब मैं इस डर के पार चली गई हूँ। वैसे भी आपकी नज़रों में हो गई हूँ अशुद्ध। हालांकि ऐसी पवित्रता पर मैं थूकती हूँ। दरअसल मेरी यौन मेरी देह का सबसे पवित्र अंग है, जो हर माह रक्त स्नान से होती रहती है पवित्र। जहाँ से हुआ है इस पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म। मेरी मौत की प्रतीक्षा करना बेकार है। मोबाइल के अश्लील वीडियो से बनी आपकी घटिया सोच के लिए गले में दुपट्टा बांधकर नहीं दूंगी मैं अपनी जान। जीना बहुत सुंदर है। हाँ, आपके लिए एक और आखिरी बात। मेरा मन एक किले जैसा दुर्भेद्य है, जो किसी भी आक्रमण से नहीं जीता जा सकता, लेकिन मासूम है इतना कि एक सुंदर फूल पेश करने पर भी हार देता है अपना सर्वस्व। पूजा, आप हमें झट पहचान लेते हैं। अपने ब्रह्मभोज में पूरी बूंदी के इंतजार में जमीन पर बिछे हम पत्थर हैं। परदेश में काम खोजते छूछे हाथ, ईंटों का तकिया लगाए हुए सदियों से चली आ रही आपकी हम उपकार हैं। हम प्रेम की शाश्वत भूख हैं और आप घृणा के आगे वंशज हैं। आपकी घृणा हमारी रुलाई में नमक की तरह छिपी रहती है और हमारे रक्त में घुलती रहती है धीरे धीरे। आपके महादेश में हमारी नागरिकता संविधान के बाहर है, मंदिर के बाहर पड़े जूतों की तरह। अपनी पीठ पर चावल की गोली लादे मैं भूखा चलता वो शख्स हूँ जिसका नाम भुगत करके हंसना आपका निःशुल्क मनोरंजन है। हमारा जन्म ही निर्वासन है, गांव के किसी सकरे गंधाते कोने में, और मृत्यु एक अदृश्य हत्या जिसकी कभी रपट थाने में नहीं लिखी जाती। हमारी टूटी छत से होती रहती है दिन रात घिन की बारिश, उठती रहती है उजड़े घर से दुख के कीचड़ में गुथी हुई सिस्कियाँ। कौन लिखता है हमारी नृशंसता? एक जर्जर संस्कृत की किताब या वो पाखंडी सूट की डोरी फारिग होने के समय जिसे कान पर चढ़ाने से हो जाते हो पवित्र। आपकी आकेटक आंखें हमारे बास मारते घरों में खिले फूलों की ताक में रहती हैं और आपका बिगाड़ न करने पर खेतों में पड़ी उनकी लाशों के नाखूनों में आपकी देह से नोची त्वचा लेती है। वो आपको बिजली आती है जब धूरे पर हमारे नंग धड़क बच्चे शोरों से डर झगड़ कर हटते हैं और टूटी खाट की आड़ में घर के सामने हमारी औरतें पेटीकोट उठाकर लक्षणता करती हैं।
आप नज़र फेर लेते हैं। जब गंदगी की ढेर से मक्खियाँ उड़ाकर उठा लेते हैं हम खाने का कोई फेंका आपका टुकड़ा और आपको कोटिशा धन्यवाद देते हैं। आशा की मैली लालटेन की रोशनी में, आशा की मैली लालटेन की रोशनी में कबीर रैदास के साथ जब हम रोते गाते हैं, सहसा घुराने लगते हैं महाकवि तुलसीदास। सकल गुणहीना शूद्र न पूजो वेद प्रवीण। तब आती है प्रेमचंद की तरह उनके फटे गीतों के साथ। आप नाराज हो गए ना? हमारे सरकारी आरक्षण से आपका मुंह वैसे ही सूजा रहता है। आप नाराज हो गए ना? हमारे सरकारी आरक्षण से आपका मुंह वैसे ही सूजा रहता है, गोया किसी जहरीले ततैये ने आपको काट दिया हो। हमारे लिए तमाम गालियाँ आपकी जबान से गू की तरह बरसती रहती हैं और हमारी नौकरी की अर्जियाँ अक्सर आपकी फाइल में दबी रहती हैं, फिर रद्द कर दी जाती हैं योग्य पात्र न मिलने का बहाना बना। इतिहास के नए व्याकरण में हम हाशिया हैं, इतिहास के नए व्याकरण में हम हाशिया हैं, फिर भी हमारे गरीब खाने पर आते हैं जन प्रभु अपने लाव लश्कर के साथ खुले जग पर भिनभिनाती मक्खियों को धोते हैं, साबुन से धुले हमारे पाँव, खाते हैं हमारी रसोई में बैठकर खाना, अनगिनत कैमरे खींचते हैं हमारी तस्वीर एक ग्रुप प्रहसन की तरह। सांस लेना ही जिंदगी नहीं है। ये बोलते समय भर्रा जाती है हमारी आवाज़ फटे तबले की तरह। गहरी नींद से जगी आंखें देख रही है छल बल का साथ, छल बल का साज, हमारा वोट अमीरों का राज। हमारे दुखों की बढ़ती जा रही हैं झुर्रियाँ, हमारे नसों में भरता जा रहा है क्रोध का बारूद। सावधान, ये कभी भी पड़ सकता है मानवता की तरह। हमारी त्वचा एक सी हो रही है सामने, शैतून की तरह उम्र पकने के साथ साथ हमारी त्वचा एक सी हो रही है सांवली। हमारी झुर्रियों की बुनावट इतनी मिलती है जैसे अनुभवी हाथों वाले किसी एक क्रोशिये से बुनी गई। हमारी वाणी में दिखती है इतनी संगत जैसे हमारे पास एक ही शब्दकोश हो। हमारी आह्लाद की तालियों में एक तुम्हारी होती है, दूसरी मेरी। कोई औचक भी हमें अकेला देखना नहीं चाहता, कोई औचक भी हमें अकेला देखना नहीं चाहता। अकेला दिखने पर सबकी आंखें पूछती, जैसे एक जुर्राब दिखने पर तुम विकलता से पूछती दूसरा कहाँ है। कुछ चीज़ें जोड़े में न दिखती तो अपूर्ण लगती, मसलन आँख, कान, दस्ताने, जूते, हम और तुम। बेरंग बिछी चादर पर मतभेदों की तकियों पर सिर रखकर हम दिखते साथ साथ एक दूसरे की बाहों पर अपनी बाँह रखे हुए प्रेम गर्भ से निकले अबोध जुड़वा शिशु की तरह। एक कविता और है गांठ। गांठ। एक मीठे समय में तुमने अपनी बाँह मुझे दिखाई, जहाँ एक कड़ी गांठ थी, चियाँ से छोटी और कड़ी। इमली के जो दाने होते हैं उसको चियाँ बोलते हैं। एक मीठे समय में तुमने अपनी बाँह मुझे दिखाई, जहाँ एक कड़ी गांठ थी, चियाँ से छोटी और कड़ी। फिर तुम मुझे उंगली पकड़कर ले गई अपनी पिंडलियों के पास, वहाँ भी गांठ थी, कटहल के कोए से बड़ी और कड़ी। तने पर उभरी भूरी गांठों की तरह तुम अपने तन की गांठें दिखा रही थी, अपने मन की गुट्ठक गांठें नहीं।
तुम्हें डर था कि मन को दिखाने से मैं तुमसे दूर छिटक जाऊंगा, तरबूज के काले बीजों की तरह। हालांकि सच कुछ अलग था। मैं तुम्हारे मन की नीली गांठों के खुलने से डरता, कहीं उसमें मेरा स्याह चेहरा न झलक जाए। मैं कुछ समझने लगा हूँ, दुनिया के दुख का बड़ा हिस्सा इन गांठों में छिपा रहता है। हमारा साथ टाई गांठ की तरह है, जो एक सिरे को दूसरे सिरे से बांधे भी रहता है और ज़रूरत पर बिन उलझे एक दूसरे को कर देता है मुक्त, लंबे सफ़र के सहचर की तरह। अपूर्ण मनुष्य। सभी स्त्रियां ज़्यादातर हैं, ऐसे ही होती। तुम बची चीज़ें नहीं फेंकती, मेहमानों का जूठा पानी नाली में नहीं गमले में डाल देती, रात की बची दाल से बना लेती सांभर, बची सब्जी से सुस्वाद भरवा पराठा। दूध फट गया कोई चिंता नहीं, तुम बना लेती उसका पनीर, जैसे बना लेते हैं डोंगी किसान कूड़ा करकट से अपने खेत के लिए जैविक खाद। माँ के आंचल से छिटका पंच तत्वों से बना मैं एक खुरदुरा पुरुष था। माँ के आंचल से छिटका पंच तत्वों से बना मैं एक खुरदुरा पुरुष था। प्रेम के रेतमाल से घिस कर तुमने मुझे बनाया कोमल, कुछ सहनशील, आहिस्ता आहिस्ता बनाया कुछ मनुष्य। मैं अपूर्ण मनुष्य हूँ। मनुष्य बनने का सिलसिला कभी पूरा नहीं होता। मैं हर रोज मनुष्य बनता हूँ, थोड़ा थोड़ा तुम्हारी आवाज़ की धूप में बैठकर एक बढ़ते पौधे की तरह। 5:30 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था, 6:30 बज चुके हैं, 1 घंटे। और इतनी अच्छी, इतनी संवेदनशील कविताएँ सुनने के बाद भाषण सुनना कोई बहुत अच्छा नहीं लगता। तो मैं विनोद जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि जुलाई में कोई एक अलग से तारीख दें जिसमें सिर्फ चर्चा के लिए हो। तो आप सोच के बताइएगा मुझे। फिर भी किसी के मन में कोई सवाल हो तो एक आध सवाल हम ले सकते हैं। नहीं चित्रा जी बोलिए। सर, आपने कविता, कहानी, संपादन और उपन्यास इन चारों पर ऐसा काम किया कि आपकी बाद वाली पीढ़ी के जो प्रेरक पसंद हो गए। तो आपको खुद को इन चारों कामों में से कौन से काम में सबसे ज़्यादा संतोष है? संतोष कभी नहीं होता। आप खुद भी रचनाकार हैं, एक कविता लिखते हैं दूसरी फिर लिखने से अच्छा होती है, तो संतोष तो नहीं होता। और मुझे सच बताया तो मैंने अपने लेखन की शुरुआत कहानी से की और आपातकाल में एक मैंने आपातकाल के प्रसंग पर ही कहानी लिखी और वहीं से शुरुआत की। लेकिन ये सच है कि कविता में मेरा दिल धड़कता है और मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं हर चीज़ मुझे प्रिय है। मुझे लगता है कि समाज को व्यक्त करने के लिए जैसे बहुत सारे हाथ चाहिए, बहुत सारी आंखें चाहिए, बहुत सारी जवान चाहिए, बहुत सारे विचार चाहिए, तब भी पूरा नहीं होता। हम लोग जितना लिखते हैं उतना भी रह ही जाता है। हर दिन जो भी लिखते हैं कुछ छूट जाता है। तो जो छूट जाता है उसे ही मैं लिखना चाहता हूँ और विभिन्न तरह से यथार्थ को व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसे कि यदि हमको ये लगता है कि विदेश की ये कविता है और ये बहुत अच्छी है, जैसा हमारे मित्र ने कहा, तो मैं उसका अनुवाद कर देता हूँ। मुझे लगा ये फिल्म ऐसी है जिस पर सामाजिक दृष्टिकोण से बात करनी चाहिए, उसकी एस्थेटिक वैल्यू के बारे में बात करनी चाहिए, तो फिल्मों पर लिखा। इसी तरह जैसे स्मृतियाँ जो किताब अभी आई है, और वो क्या था कि स्मृतियाँ क्या होती हैं, आपके अंदर एक यातना की तरह रहती हैं और पूरी बोझ की तरह एक ट्रैवल, हमारी यात्रा के में जैसे ट्रैवल बैग होता है, लेकिन उसी तरह बोझ की तरह होती है कि
कैसे वो रोज़ आपको ये याद दिलाती देखो मेरे अंदर है ये, तो उसे व्यक्त करके जो सुख मिलता है, आप हल्के होते हैं। तो इस तरह संस्मरण लिखा मैंने इन लोगों पर, जो चूँकि मैं एक ज़माना ऐसा था जब मैं लिख रहा था तो उन लोगों के करीब था, रोज़ आते थे हम लोगों के घर, श्रीलाल जी रोज़ ही आते थे सुबह। तो उस किताब में उसका प्रसंग भी है कि हमारी बेटी स्कूल जा रही है और हम परेशान है कि वो आगे बैठे कुछ चाय कैसे का पिलाएं। तो लेकिन ये सब होता है। और विभिन्न चीज़ों में, जैसे मैंने साक्षरता में जब काम किया तो मुझे लगा साक्षरता से संबंधित समाज के जो संबंध है उस पर बातचीत, अनुवाद है, फिल्म है, और मैं तो आलोचना भी, जैसे कि मैंने किताब 2 किताब हैं मेरी आलोचना, तो आलोचना भी एक तरह से समाज को समझने की प्रक्रिया का हिस्सा। आपने जो लिखा कविता, उसमें मैं अपनी तरह से उसमें क्या जोड़ सकता हूँ उस आलोचना में, ये सोचता हूँ। और मुझे हर कृति, हर काम किसी का भी, तो मुझे लगता है कि वो एक सामाजिक उत्पाद है, सोशल प्रोडक्ट है, और उस सोशल प्रोडक्ट को हम किसी तरह से बनाए रखें। और जब तक दिमाग एक ही चित्रनगरी संवाद मंच, मुंबई से शामी एम इरफान की रिपोर्ट। साहित्य और सिनेमा की अन्य बहुत सी ताज़ा जानकारी के लिए कैफे बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।